ओके। सो तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन इजीली लिक्विफाई होगा। तो वंडरवॉल कांस्टेंट ए सबसे ज़्यादा था SO2 गैस के लिए। तो SO2 गैस विल लिक्विफाई मोस्ट इजीली। ओके। दूसरा क्वेश्चन था कि किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट होगा। SO2। SO2। हाँ, तो बच्चों सीधी सी बात है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिसके नीचे कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है और जिसके ऊपर कोई गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती है। तो देखो, जिस गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे ना, उसके बीच में लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन टेम्परेचर भी तो ज़्यादा होगा। अब देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसलिए वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर भी तो 100 डिग्री के आसपास होगा ना, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी। भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका लिक्विड से गैस का कन्वर्जन का टेम्परेचर भी तो ज़्यादा ही होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉइलिंग में लगभग लगभग एक ही जैसे तो चीज़ करते हो आप लोग। तो इसलिए जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें गलती मत किया करो। और एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है, अगर चार गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर दे दे बच्चों, तो बताओ कौन सी गैस सबसे इजीली लिक्विफाई होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो? ज्यादा हो। ज़्यादा हो। ज्यादा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होना। क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा मतलब होता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ही बता रहा है। अच्छा, तुमसे एक बात अगर मैं पूछूं तो आप 100% का जवाब नहीं दे पाओगे। और एक खुशी की बात बताऊं, इसका जवाब मैं भी नहीं दे पाऊंगा। वो ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकता है? 8A/27 RB। बेटा बिल्कुल कंफर्म हो ना? बिल्कुल यस सही सर। बताया। बेटा आपका नाम क्या है? विशाल यादव। वेरी गुड विशाल। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले से क्या लग रहा है, TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर आपको नहीं माइंड में आता है तो आप इस फॉर्मूले दे सकते हो फॉर्मूले से। बट ध्यान रखो कि फिजिकल केमिस्ट्री में जितना आप सोचोगे चीज़ों को, आप भले न्यूमेरिकल दो चार कम कर लो, लेकिन थोड़ा सोचना तरीका सीखोगे ना, तो फिर ज़्यादा वो आपके जो है वो हार्ट को टच करेगा सब्जेक्ट, और फिर आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाओगे। देखो इससे क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इसे भी कह सकते हो कि जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या वाइस वर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बताना बच्चों, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शुड बी करेक्शन फॉर द मॉलिकुलर वॉल्यूम बी लार्जेस्ट। समझे बात को, कि किस किस फैक्टर को पूछ रहा है? A फैक्टर पूछ रहा है, B फैक्टर पूछ रहा है? बी। बी पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता है किसी को बी का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, क्या बताया था मैंने कुछ, स्मॉल बी इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता था? 4 इंटू
वॉल्यूम ऑफ 4/3 pi r cube 4/3 πr³ ये into n है हाँ ठीक है, वो मॉलिक्यूल का आ जाएगा, ठीक है, इंटू एन ए। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब ये था कि जब एक मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आसपास इतना फ्री वॉल्यूम रखता है कि उसमें 4 मॉलिक्यूल आ सकते हैं, इसलिए ये फार्मूला होता है B = 4 × 4/3 πr³। अच्छा बताओ मुझे, तो किसके लिए V सबसे ज़्यादा होगा? जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो बताओ किसका साइज सबसे बड़ा है फिर? आपके सामने सारी गैसेज हैं। SF6 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 लॉक कर दूं फिर? गलत होगा तो गलत होगा तो -10 नंबर मिलेंगे, मैं सर बता रहा हूँ। अब आप यस सर। ओके, आप कहते हो क्या फ़र्क पड़ता है सर, है ना, आप तो ऐसे बोलते रहते हो -10 -2। बिल्कुल सही जवाब है SF6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सल्फर और 6 फ्लोरीन है, तो ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाबाश। सर अब +10 भी मिलेंगे। क्या बेटा? हाँ +10 हो जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गैस डेविएशन from ideal behavior is maximum at A part 0 degree Celsius and 1 atm pressure, B part 100 degree Celsius and 2 atm pressure, C part -13 degree Celsius and 1 atm pressure, D part है -13 degree Celsius and 2 atm pressure। 30 यार इतनी जल्दी बता देते हो, मेरा इतना मेहनत से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाता है। कोई रीजन बताएगा डी क्यों है? सर टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर ज्यादा। टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डेविएशन होगा, है ना। और आइडियल गैस, कोई रियल गैस कब बिहेव करती है आइडियल गैस पे, किस कंडीशन पे? सर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे कभी कभी ओके, आपकी वॉइस नहीं आ पाई। हाई टेम्परेचर पे या वेरी लो प्रेशर पे कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, वो कौन सा टेम्परेचर था जिसमें रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? उस टेम्परेचर का नाम क्या? बॉयल टेम्परेचर। और किसी को इसका फॉर्मूला पता है क्या? किसी को फॉर्मूला पता है क्या? बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला पता है किसी को? बॉयल टेम्परेचर का फॉर्मूला? नो सर। वेरी गुड, मैंने बताया था फॉर्मूला, किसी और को? ये चैप्टर में फॉर्मूले बहुत है वैसे। A/RB, A/RB था या 2/RB था, याद है किसी को? मैंने बताया था, आई रिमेम्बर। A/RB A/RB। देखो ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा एक चीज़ बच्चों बताना जरा सोच के, कि अगर किसी गैस को एक्सपैंड किया जाए, ये इस बीकर में गैस पार्टिकल्स हैं, अगर इसको एक्सपैंड किया जाए बड़े बीकर में ले जा करके, तो गैस को अगर एक्सपैंड करोगे तो गैस की कूलिंग हो सकती है क्या?
तो एक्सपैंड करने पर गैस कूल हो सकती है क्या? नो सर। Yes, sir. हो सकती है? sir. बताना इसके बारे में सोच करके, क्योंकि इस पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने Yes, sir. बड़ा काम किया था, जिनका नाम था जूल। एक उन्होंने उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, Joule feeding law. जूल थॉम्सन इफेक्ट, अगर सुना हो आपने, थॉम्सन इफेक्ट। एक्चुअली ये मेंशन नहीं है कि कितना आएगा कैसे स्टेट में, ये पता नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। अभी अब बुक में तो कहीं मीन फ्री पाथ के बारे में दे रखा है, अब सिलेबस में मेंशन नहीं है मीन फ्री पाथ को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। और क्वेश्चन आ गया तो आपके 4 नंबर चले जाएंगे। तो जो गैस को एक्सपैंड करने से क्या गैस कूल होती है या नहीं होती है, इसका अच्छे से रीजन दे करके कुछ बता सकते हो? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये समझ लो कि मुझे नहीं आ रहा है। यू आर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन। सर वो दूसरे कंटेनर में जाएगी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उससे टेम्परेचर। एक्सपेंशन ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम बढ़ना, मतलब वही है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ा देना। अच्छा, एक्सपेंशन मतलब मेरा ये मतलब नहीं कि बस एक कंटेनर दूसरे कंटेनर में लेके जाने हैं। मैं वो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ कि गैस को अलाउ कर दिया जाए एक्सपैंड होने के लिए, तो क्या वो गैस कूल हो सकती है? यस सर। इसका रीजन जो मुझे अभी भी समझ में आ रहा है सर वो ऐसे आ रहा प्रेशर है। कम होगा। हाँ बोलो सर बोलो। प्रेशर कम होगा और प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ, तो इस तरह हो जाएगा। तो फिर अच्छा, टेम्परेचर हो जाएगा। इससे टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए। चलो इस तरह हो सकता है। देखो, मैं जो सोच रहा हूँ वो ऐसे है कि मान लो इस सिलेंडर में ये गैस भरी हुई है, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताना। सर उसकी क्या बेटा, कोई बोलना चाह रहा है कुछ भी? सर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी गैस की, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। ये खुशी आप बोल रहे हो क्या? यस सर। अच्छा हाँ, गैस के पार्टिकल की एनर्जी कम होगी। अच्छा एक बताओ, इस रूम के अंदर गैस के पार्टिकल को भर दिया गया है, ये गैस के पार्टिकल क्या चाहेंगे? क्या ये वॉल्स पे बार बार टकराएंगे जिससे कि ये वॉल्स ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो? नहीं चाहेंगे ये। यस। अगर आपको एक रूम पे बंद कर दिया जाए काफ़ी देर तक, तो आप क्या दीवार तोड़ के बाहर नहीं आ जाओगे? वैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, ये चाहते हैं कि इनको और वॉल्यूम चाहिए। मैंने कहा ना कि गैस का पार्टिकल चाहता है कि उसके आसपास बहुत सारा फ्री वॉल्यूम हो, एकदम फ्रीडम चाहता है। तो ये गैस के पार्टिकल इसमें जोर से फोर्स लगा रहे हैं जिससे कि ये ऊपर की तरफ एक्सपैंड हो। तो अगर ये मान लो यहाँ पर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, और अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और गैस विल एक्सपैंड। बहुत ध्यान समझना, क्योंकि ये बात अगले चैप्टर में यूज होने वाली है। तो गैस के प्रेशर ने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ये गैस के वॉल्यूम को इतना एक्सपैंड कर दिया। समझे बात को, क्या हुआ? अच्छा बताओ बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या रोकेगा एक्सपैंड करने से? यस या नो? यस। बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसमें लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो ये गैस के पार्टिकल ऊपर एक्सपैंड होने के लिए इनको और मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि ये एक्सपेंशन तब तक फ्रीली होता है जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर जैसा हो जाए। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या इक्विलिब्रियम वर्ड सुना है आप लोगों ने बच्चों? यस यस। इक्विलिब्रियम का रियल मीनिंग यही होता है कि जब रिएक्शन क्या होती है, इसमें रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर एक जैसे हो जाएं तो क्या रिएक्शन दोनों साइड में बराबर जाने लगेगी?
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहेगा और दोनों तरफ रिएक्शन बहुत फास्ट चलती रहेगी। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट जैसे दिखने लग जाएं वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। रिएक्शन दोनों तरफ चलने लग जाए वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अगर इस गैस के पार्टिकल्स ने, अच्छा हमने बाहर से कोई हीट नहीं दी है, अब इन गैस के पार्टिकल्स ने इस वॉल्स पे फोर्स लगाया है, इसको एक्सपैंड किया है, तो क्या गैस के पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी कम नहीं होगी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो? बताओ, यस सर। कम होगी ना एनर्जी? Yes, यस, बिल्कुल सही। तो इसलिए जब गैस के पार्टिकल इस वॉल्स पे फोर्स लगाते हैं तो इसे बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस का मतलब क्या होता है कि गैस के पार्टिकल वॉल्स पे फोर्स लगा के इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी कम हो गई, और जब एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हीट बाहर से ना दी जाए और गैस को एक्सपैंड होना अलाउ किया जाए तो गैस के पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाती है और देन कूलिंग टेक्स प्लेस। नाउ टेल मी, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, यस या नो? यस सर। ये तो समझने वाली बात। देखो, अच्छा बताओ बच्चों, मैंने कोई लॉ नहीं लगाया यहाँ पर, ना बॉयस लगाया ना चॉइस लगाया, मैं तो एक समझा रहा हूँ आपको कि देखो क्या ऐसा होगा क्या। क्योंकि जब भी आप वर्क करते हो तो आपको कुछ देर के बाद एनर्जी का लॉस फील होता है। एनर्जी का लॉस फील होगा तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसे यही बात हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल थॉमसन इफेक्ट होता है। इन्होंने यही कहा था कि गैस जब एक्सपैंड होती है तो वो उसकी कूलिंग हो जाती है। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। और अच्छा बताना बच्चों, ये कब तक कूलिंग होती रहेगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कूलिंग कब तक होती रहेगी बताओ? बोलो। थोड़े टाइम तक, थोड़े टाइम पे सर जब तक इनकी एनर्जी खत्म से मैच नहीं हो जाता, मतलब टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मैच नहीं हो जाता। ये बिल्कुल सही बात बोली किसी बच्चे ने। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि गैस एक्सपैंड होती जाए तो वो कूल होती जाएगी। अरे कभी तो एक्सपैंड होगा अगर फ्रीली आप एक्सपेंशन करने दे रहे हो तो। जब फ्रीली एक्सपेंशन करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। उसके बाद उसमें टेम्परेचर का डिक्रीज नहीं होगा। तो जिस टेम्परेचर पे उसका कूलिंग होना बंद हो जाए उस टेम्परेचर का नाम होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। अब बताओ, मैंने यहाँ तो क्यों बता रहा हूँ ये, अब मुझे पता नहीं ना कि वो कितना आना, क्योंकि अभी पढ़ाने के तो बेसिस में बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जा सकते हैं, बट वो आइडिया नहीं है और मैं चाहता हूँ कोई नंबर ना कटे आपका। तो ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, जहाँ पर गैस का कूलिंग बंद हो जाए। ठीक है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस शो नो जूल थॉमसन इफेक्ट। जब जूल थॉमसन इफेक्ट ना हो, मतलब क्या है इसका, कि जब कूलिंग उसमें ना हो पा रही हो, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। बस ऐसे बता रहा हूँ। इसका फार्मूला जो होता है ना, वो अगर बॉयल टेम्परेचर का फार्मूला पता तो उसी का डबल होता है। ये सब चीज़ें बच्चों नहीं डेरिवेशन करना, इनको ये इतने सारे फार्मूले आ रहे हैं, आई नो कि पैनिक हो सकता है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत इसे आइडिया दे दूँ हर चीज़ का। ठीक है, सो ये हो गया, ये मैंने यूँ ही ले लिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इसे मुझे बताना है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, अभी पढ़ाऊँ ना मैं थोड़ी देर और? सर 9:30। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? यस सर। अच्छा, मेरा टाइम हो गया, सबका टाइम हो गया? क्लास का। अच्छा अच्छा अच्छा। सर टेस्ट कल है सर या परसों सर? टेस्ट जो आपका जो आरपीएस से टेस्ट होना है 300 वाला, वो मैं पूछ के ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, या फिर अभी मैम की क्लास लेने जा रहे हो तो मैम से भी पूछ सकते हो। और इसके बाद ये है कि मैं भी अपना टेस्ट आज लूँगा 2 से 3। रेडी ना? सर आगे का है। क्या बेटा, क्या बोला? सर मैथ्स का टेस्ट आज। मैथ्स का भी टेस्ट है सर। तो इस आपने पिछले 2 वीक में केवल केमिस्ट्री का एक ही टेस्ट तो दिया है।